हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 11 की फीस का पहला चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और जो सेकंड पार्ट अब हम लोग आज शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या हम लोग डिस्कस किए थोड़ा सा एक बार हम आपको याद दिलाते हैं और उसके बाद आप लोग पीछे के वीडियो देख भी लीजिएगा जा करके। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज था, हम लोगों ने इसमें पढ़ा था व्हाट इज फिजिक्स, सेकेंड पढ़ा था स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन ऑफ फिजिक्स टू टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फोर्थ हम लोग को अभी पढ़ना हम लोग फोर्थ हम लोग पढ़ना है द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर और फिफ्थ है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। ये हम लोग यहां तक कर लिया था, इसको भी किया था हमने, इसे भी किया था और इसको भी हमने किया था। तो जैसा हम लोग ने 1, 2 और 3 को कर लिया है पिछले लेक्चर में, और पीछे आप जाकर देखिएगा, पिछले वीडियो में आपको 1, 2, 3 मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग करेंगे चौथा और पांचवा, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर एंड नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। इसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इसे हम मिटा देते हैं और केवल वही फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर एंड नेचर ऑफ फिजिकल लॉ को रहने देते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर और फिफ्थ नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। बस यही दो हम चर्चा करेंगे और चलिए आगे हम लोग शुरू करिए। हम लोग चारों फोर्सेस के बारे में वन बाय वन करके समझते हैं। पहला फोर्स हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स हमारा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा भी इसको हम लोग भेज देंगे इस प्रकार से। दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसको 11th 12 में पढ़ना नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नेक्स्ट तीसरा जो है और लास्ट में अंतिम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम लोग देखें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये पूरे यूनिवर्स में लगता है
यह कहता है कि हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और इनका जो अट्रैक्शन के लिए जो फोर्स होता है, लॉ अट्रैक्शन फोर्स, उसको लिखा जाता है F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये दो मासेस के बीच में काम करता है, X बिटवीन टू मासेस। वैल्यू क्या होता है, F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जहां G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सेकेंड है, इसका प्रॉपर्टी क्या है कि यह वीक फोर्स है। थर्ड क्या है, ऑलवेज अट्रैक्टिव है। रिपल्सिव नहीं होता है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसका मतलब है कि तारा जो है हम लोग पर ताकत लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, हम भी उस पर फोर्स लगा रहे हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स है। तो एक आदमी पर जैसे आप हैं, इसका मतलब आप पर एक दो नहीं, हजारों लाखों बल लग रहे हैं, जो आपके इन्वायरमेंट के अगल बगल के जो भी चीज है सभी आप पर बल लगा रहे हैं। लेकिन यह फोर्स इस ढंग का है, चूंकि ये जो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस ढंग का है कि यह जो है काफी कमजोर हो जाता है दूरी के साथ में, इसलिए इसको वीक फोर्स कहते हैं। वीकेस्ट फोर्स की डेफिनेशन है, वीकेस्ट। और अगर ये रेंज के बारे में बात करें तो लॉन्ग रेंज हो जाएगा ये, मतलब इंफिनिटी तक जाता है। और मीडियम का कोई आवश्यकता नहीं है, विदाउट मीडियम भी, जहां मीडियम जैसे आपका स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, तो वहां से भी हम लोग को फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब कि यहां पर इसमें नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। साथ ही साथ आप देखिए मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट। अब अगला है नेक्स्ट जो है न्यूक्लियर वीक फोर्सेस। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इसको हम लोग करेंगे। तो इसमें है एक्ट बिटवीन द न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स। पहली बात तो है एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स। यह सिर्फ बीटा डीके में दिखाई पड़ता है। इन बीटा डीके ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं इनसाइड द न्यूट्रिनो, ये होते हैं अदर जो पार्टिकल्स हम कह रहे हैं, ये एक्ट बिटवीन द अदर पार्टिकल। तो ये अदर पार्टिकल से मतलब हमारा है, इससे मतलब हमारा है मासलेस, चार्जलेस और नॉन विजिबल। इससे हमारा ये मतलब है। 11th और 12th क्लास में ये नहीं पढ़ना है, सिलेबस में ही दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब हम लोग इसको छोड़ देंगे। और एक चीज और है, इसको घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि ये चार्जलेस मासलेस है और दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ बीटा डीके में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। घोस्ट पार्टिकल, घोस्ट पार्टिकल, घोस्ट मीन्स भूतिया, भूत।
चलिए देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। तो ये जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन द मासेस था, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये एक्ट बिटवीन द टू चार्जेज। यह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा, लॉन्ग रेंज फोर्स होगा और चार्ज डिपेंडेंट होगा। तो इसको भी लिख दें हम लोग। फर्स्ट एक्ट बिटवीन टू चार्जेज F is equal to K Q1 Q2 upon R square। यहां पे F फोर्स दिखा रहा है, Q1 Q2 चार्ज है, दो R उनके बीच का डिस्टेंस है, और K है ये मीडियम का परमेबिलिटी कहलाता है। तो इसका मतलब ये मीडियम का डिपेंडेंट है। आप याद कीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हम लोग कहा था कि ये नो मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम इंडिपेंडेंट था, ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होगा। तो पहली बात तो, दूसरी बात की है स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ये हो सकता है, यहां से देखिए ऑलवेज अट्रैक्टिव, यहां पर अट्रैक्टिव हो सकता है, और रिपल्सिव भी हो सकता है। उसके बाद ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी इंफिनिटी तक जाता है। फोर्स अप टू इंफिनिटी, एंड ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, और ये जो है मीडियम डिपेंडेंट है, क्योंकि यहां पर के है, तो हम लोग कहें कि मीडियम डिपेंडेंट। और लास्ट में चार्ज डिपेंडेंट। ओके, अब एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव कब होता है? व्हेन द नेचर ऑफ दिस चार्जेस इज अपोजिट, एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है, तो अट्रैक्टिव होगा। और जब सेम चार्ज होंगे, सेम टाइप के चार्ज होंगे, तो वह होगा रिपल्सिव। तो ये दोनों प्रकार का फोर्स हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आए, देखें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस लगता है, तो इसका मतलब यह जो है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है। यह भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन अट्रैक्टिव हमेशा नेचर होता है इसका, और ये जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये बहुत लंबा नहीं जाता है। तो लिख दें एक्ट बिटवीन एन पी पी एन पी, जहां एन पी पी क्या है? एन न्यूट्रॉन्स, पी प्रोटॉन्स। ओके, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं, और प्रोटॉन है। ये भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये चार इंडिपेंडेंट फोर्स होते हैं। चार से यहां पर फोर्स का मतलब नहीं होता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स, बल्कि यह स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, यहां पर वीकेस्ट फोर्स था, यहां स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसका है ये है अट्रैक्टिव इन नेचर, ये अट्रैक्टिव है। शॉर्ट रेंज फोर्स है,
अब यहाँ पर एक अभी मत कहिए कि मीडियम की बात क्या होती है, हम लोग इनसाइड द न्यूक्लियस बात कर रहे हैं, इसलिए मीडियम की बात हम लोग करेंगे कि मीडियम डिपेंडेंट है कि नहीं है। लेकिन ये शॉर्ट ये जो है चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट। आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये दोनों में अंतर क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, या एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। इतना ही नहीं, ये चार्ज डिपेंडेंट होता है और यह चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ओके, अब हम लोग अगर इन लोग को स्ट्रेंथ की बात करें तो इस तरफ से स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, इसका इस तरफ से इस ओर स्ट्रेंथ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, देखिए अगर ये 10⁻⁻38 हो, किसका, फोर्स का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स का स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स लिखे हुए सबसे अच्छा लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, ये ऑर्डर है। ये जो होता है 10⁻⁻13 होगा, कौन, ये सेकेंड होगा। देखो ये इसका स्ट्रेंथ होगा ऑर्डर 10⁻⁻13 और ये होगा 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा 1। अब देखिए तो ये सब बड़ा छोटे से बड़े की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। ओके, अब आइए थोड़ा सा रेंज की बात हम लोग कर लें। तो आप इधर से ये सब चलते क्या होता है, रेंज देखिए तो रेंज है ये हमारा लॉन्ग रेंज, ये शॉर्ट, ये लॉन्ग और ये शॉर्ट। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं और नेचर ऑफ फिजिकल लॉ करते हैं। अब हम लोग लास्टली द नेचर ऑफ द फिजिकल लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लें। जैसे फिजिक्स में 4 बड़ा महत्वपूर्ण है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहला हमने कहा कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉ क्या होता है। वास्तव में जो फिजिकल जो लॉ है वो पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड होते हैं। अगर वो धरती पर वैलिड है तो चंद्रमा पर भी इक्वली वैलिड है। तो लॉ ऑफ नेचर जो है ये कहीं भी यूनिवर्स में चले जाइए एकदम सेम रहेगा, या थोड़ा सा डिफर करेगा क्या उसका, तो प्लेस टू प्लेस डिफर करेगा, थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन नेचर उसका सेम रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करें, सारा कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बात करना चाहिए थोड़ा सा और थोड़ा सा साफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हम लोग क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहां कहीं केमिकल रिएक्शन होता है मास हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये हेल्प्स in understanding it helps in understanding in chemical reaction
सेकेंड है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहां होता है, हीट करना है तो ये कहीं भी मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जहां एनर्जी कंज्यूम हो रहा हो, तो वहां ये हमारी समझने में मदद करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, it helps in problem related to motion and energy. To motion and energy. ठीक है। थर्ड जो है हमारा मोमेंटम। तो आप जानते हैं कि मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दो ढंग का होता है। मोमेंटम कितने प्रकार का होगा जी? दो ढंग का, एक लीनियर और दूसरा एंगुलर। जो एंगुलर होगा, रोटेशनल मोशन हो तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर। ये क्या करता है समझने में? नेचर समझने में मदद करता है, नेचर। ये दोनों जो है नेचर ऑफ द हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ द मोशन। ये दोनों जो है ये हेल्प करता है नेचर ऑफ द मोशन को समझने में। ठीक है। अब आइए समझ लेते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम पर जो पढ़ेंगे आगे, तो एक बड़ा मजेदार प्रश्न होता है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली बहुत तेज से आगे की ओर जाती है, तो क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होता है, तो हम नहीं तेजी से पीछे की ओर क्यों नहीं भाग जाते? तो इसका जवाब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम लोग पाते हैं, और ये इसका मैथमेटिक्स बनाने में भी हमारी मदद करता है। आगे चौथा जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? तो चार्ज कंजर्वेशन होगा, जहां हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज होता है। और खास करके जो बहुत माइक्रो लेवल पर जो होते हैं रिएक्शंस, या माइक्रो लेवल पर जो चेंज होता है, उसमें हमारा ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे इनसाइड द न्यूक्लियस जो कुछ भी हो रहा है, तो उसको समझने के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज काफी महत्वपूर्ण होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज यह कहां करता है? न्यूक्लियर लेवल पे और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर लेवल पर, एट न्यूक्लियर लेवल। अब जो हम लोग ये लोग कह रहे हैं कि नेचर है, हम लोग शुरू में ही कहा कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉ है। ये जो नेचर है इसका, कि द लॉ ऑफ नेचर इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम कंडीशंस टू कंडीशंस। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखिए इसका मतलब क्या है। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि द लॉ ऑफ नेचर इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। इसको लिख लीजिए, द लॉ ऑफ नेचर इज सेम everywhere
where in the universe it differs from place to place and the conditions। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, और वह नियम है कि एक ये लॉ जो था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां G को एक फोर्स है, G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, m1 और m2 दो मासेस हैं और r उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो यह जो है लॉन्ग रेंज फोर्स है, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था, और बहुत दूर से मतलब तारे, सूर्य, ग्रह और पूरे यूनिवर्स का फोर्स भी हम पर लग रहा है और हम भी फोर्स लगा रहे हैं, बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो यह नियम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं धरती की मास, और यहाँ पर अगर मास 1 kg रखते हैं, ये धरती का हम लोग रेडियस को रखते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि यह जो G का वैल्यू आता है, ये G उसमें वैल्यू आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को कहते हैं द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब धरती के कारण। जब ये m1 को हम धरती का मास माने, m2 का m1 हमारा मास है, और ये r जो है हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन देम है, तो ये जो है G कन्वर्ट कर जाता है इसमें स्मॉल g में, और इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? जो कहते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, क्या सेम चंद्रमा पर भी यही चीज होगा? नहीं, वहां G का मान तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो G है, तो चंद्रमा का मास बदल जाएगा, वहां डायमीटर बदल जाएगा, इसलिए आदमी जब चंद्रमा पर चला जाएगा तो उसका G का वैल्यू बदल जाएगा। कितना बदलता है? अगर चंद्रमा पर, मून पर निकालने की बात हो जाए तो यह धरती के G से 6 टाइम कम होता है। चंद्रमा पर धरती की G से 6 टाइम कम G होता है। इसका मतलब है कि अगर आप धरती पर 4 फीट ऊंचा तक उछल सकते हैं, तो चंद्रमा पर 24 फीट ऊंचा उछल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और जो भी आप देखते हैं, और जो हम लोगों ने लॉ जो ऊपर से हम लोग देखा, जितने लॉज हम लोग कंजर्वेशन को देखा है, वाकई में ये सभी हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। और ये परिकल्पना कैसे लोगों ने सही साबित किया? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने देखा और ये परिकल्पना को सही साबित किया। ऐसा नहीं कंजर्वेशन ऑफ मार्स कोई नियम लॉ है, नहीं, बल्कि ये एक हाइपोथेसिस है। जितने कंजर्वेशन लॉज हैं सभी हाइपोथेसिस हैं, और ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। जैसे देखिए, आप कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल कांस्टेंट। ये जब ऊपर से नीचे गिरता है तो कांस्टेंट, हम लोग इसको साबित करते हैं। तो ये साबित करते हैं हम लोग, तो यह एनर्जी का प्रूफ का नहीं है, बल्कि हम लोग लॉ ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ करते हैं। कोई प्रूफ नहीं देते हैं हम लोग कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम कोई प्रूफ दे रहे हैं, बल्कि हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं, इस हाइपोथेसिस का कि एनर्जी कंजर्व होता है, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। ऊपर से जब गिर रहा है तो ये फॉर्मूला को हम लोग साबित करते हैं, इस फॉर्मूला से तो लॉ को साबित नहीं करते हैं, बल्कि याद रखिए उसके हाइपोथेसिस को हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे यूनिट और डायमेंशन के बारे में, जो कि 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक का हमारा सेकेंड चैप्टर होगा। और यहां से प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। और यह चैप्टर अभी जो हम लोगों ने कहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो चैप्टर 1 था बहुत
एक महत्वपूर्ण नहीं है। ये चीज बहुत चीज हम लोग को मिलेगा, आगे भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम लोग अब यहाँ पर आज छोड़ते हैं। तो चलिए अब दूसरे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट और डायमेंशन। थैंक यू।